हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे चैनल के सभी नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। और मैंने अपने चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, जिसमें आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मेडिकल, सर्जिकल, नर्सिंग के नोट्स और मिडवाइफरी एंड गायनेकोलॉजी के फुल एक्सप्लेनेशन विद नोट्स आपको मिल जाएंगे। प्लीज़ जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम देखेंगे रीनल कैलकुलाई। सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रीनल कैलकुलाई। डेफिनेशन में देख लीजिए, जो सबसे पहले देख लीजिए, जो रीनल कैलकुलाई है इसे हम किडनी स्टोन और रीनल लिथियासिस एंड नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। किडनी स्टोन आर स्मॉल हार्ड मिनरल डिपॉजिट दैट फॉर्म इनसाइड अवर किडनी। जो किडनी स्टोन्स होते हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स रहते हैं, जो कि बहुत स्मॉल और हार्ड मिनरल्स रहते हैं, और वो कहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं? हमारी किडनी में। किडनी में जाके डिपॉजिट होने के बाद वो क्या करते हैं? स्टोन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं किडनी स्टोन या फिर रीनल कैलकुलाई। द स्टोन्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड एसिड सॉल्ट्स। जो मिनरल्स हैं वो डिपॉजिट होके क्या कर रहे हैं? स्टोन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, जिन्हें हमने बोला है किडनी स्टोन। जो किडनी स्टोन है वो कहाँ कहाँ हो सकता है? तो जो किडनी स्टोन है, फर्स्ट वन इज किडनी, किडनी में होगा। फिर उसके बाद यूरेटर में भी हो सकता है, देन ब्लाडर में भी हो सकता है, और फिर उसके बाद जो हमारा यूरेथ्रा है, यूरेथ्रा में भी किडनी स्टोन हो सकता है। ठीक है, यह 4 जगह पर हमें किडनी स्टोन देखने को मिलते हैं। ठीक, इंसिडेंस रेट देख लीजिए। किडनी स्टोन आर मोस्ट कॉमनली फाउंड इन पीपल बिटवीन द एजेस ऑफ 20 to 40 ईयर्स। ठीक है, जिन लोगों की एज 20 to 40 ईयर्स के बीच में रहती है, उन लोगों में किडनी स्टोन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, बाद क्लासिफिकेशन देख लीजिए। क्लासिफिकेशन ऑफ किडनी स्टोन। जो स्टोन हो रहे हैं किडनी में, वो स्टोन किस टाइप के रहते हैं, कैसे रहते हैं, वो देखेंगे हम। फर्स्ट वन इज कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन कैसा स्टोन रहता है? यदि हम अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा कैल्शियम या ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, हमारी डाइट में ऑक्सलेट और कैल्शियम बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो वो जाकर क्या करता है? हमारी किडनी में डिपॉजिट हो जाता है, और डिपॉजिट होने के बाद वो वहाँ पर स्टोन का फॉर्मेशन कर लेता है। तो यदि ऑक्सलेट एंड कैल्शियम रिच डाइट लेने की वजह से जो स्टोन डिपॉजिट हुआ है, उसे हम कहते हैं कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन। नेक्स्ट वन इज कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन कैसे होगा? यदि हमने हमारी डाइट में कैल्शियम या फॉस्फेट का जो है वो बहुत ज़्यादा इंटेक किया है, बहुत ज़्यादा वो बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारी डाइट में रहा होगा, जिसकी वजह से वो हमारी किडनी में जाके क्या होगा? डिपॉजिट हो जाएगा, और फिर उसकी वजह से जो स्टोन बनेगा उसे कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज स्ट्रोवेट स्टोन। स्ट्रोवेट स्टोन क्यों होता है? यदि कोई पेशेंट है, उसे बहुत ज़्यादा यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बहुत लंबे समय से हो रहा है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने की वजह से क्या होता है? कुछ बैक्टीरियाज रहते हैं जो अमोनिया रिलीज करते हैं, और उसकी वजह से जो वहाँ पर स्टोन फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोवेट स्टोन। नेक्स्ट वन इज यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन कैसे होगा? यदि हमारी जो डाइट है उसमें यूरेट जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेगा, तो उसकी वजह से यूरिक एसिड का जो अमाउंट है वो हमारी किडनी में बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से जो स्टोन का फॉर्मेशन होगा उसे हम कहते हैं यूरिक एसिड स्टोन। फिर नेक्स्ट वन इज सिस्टीन। सिस्टीन स्टोन। सिस्टीन स्टोन कैसे हो रहा है? जब यदि हमारी डाइट में बहुत ज़्यादा सिस्टीन है, मीन्स जो अमीनो एसिड होता है सिस्टीन, वो अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, तो उस कंडीशन में कौन सा स्टोन फॉर्म होगा? सिस्टीन स्टोन। ठीक है, इन टाइप के जितने जितने भी स्टोन होते हैं वो इन टाइप के होते हैं। ठीक है, जब हम स्टोन का एनालिसिस करते हैं तो हमें इनमें से किसी एक टाइप का किडनी स्टोन दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट आर द एटियोलॉजी ऑफ किडनी स्टोन। किडनी स्टोन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो फर्स्ट वन इज फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री इट मीन्स कि अगर किसी पेशेंट की फैमिली में किसी को किडनी स्टोन रहा है, तो चांसेस हो सकते हैं कि पेशेंट को भी किडनी स्टोन किसी जेनेटिक कॉज की वजह से पेशेंट को किडनी स्टोन हुआ हो। नेक्स्ट वन इज डिहाइड्रेशन। यदि जो पेशेंट है वो कम मात्रा में पानी पीता है, ठीक है, उसका जो फ्लूइड इनटेक है वो बहुत कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? स्टोन का फॉर्मेशन हो सकता है किडनी में। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सर्टेन डाइट। यदि जो डाइट की वजह से भी हो सकता है, जैसे हमने अभी देखा कि जो किडनी स्टोन के टाइप्स देखे उसमें क्या था? अगर कैल्शियम रिच डाइट, फॉस्फेट रिच डाइट, ऑक्सलेट रिच डाइट अगर पेशेंट ले रहा है, तो उसकी अगर डाइट में
यदि पेशेंट की डाइट में ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में रहेंगी तो उसकी वजह से भी किडनी स्टोन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ बीइंग ओबीस। इट मीन्स कि यदि कोई पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है, उसका वेट बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी उसे किडनी स्टोन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज़ डाइजेस्टिव डिसीज़ या सर्जरी। यदि पेशेंट जो है उसकी किसी भी प्रकार की सर्जरी हुई है, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, इन्फ्लामेटरी बाउल डिसीज़ हुई है या क्रोनिक डायरिया हुआ हो पेशेंट को, तो ये सारी डिसीज़ कंडीशन की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा कैल्शियम एंड वाटर का क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इससे किडनी स्टोन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज अदर मेडिकल कंडीशन। कुछ और मेडिकल कंडीशंस भी हो सकती हैं जिनकी वजह से पेशेंट को किडनी स्टोन हो, जैसे कि हो सकता है पेशेंट जो है वो उसे हाई ब्लड प्रेशर हो, गैस्ट्रिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो, तो इन सारी कंडीशन की वजह से भी पेशेंट को किडनी स्टोन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज साइन एंड सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन। क्या क्या साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट करेंगे किडनी स्टोन वाले पेशेंट में, वो देखेंगे हम। तो फर्स्ट वन इज सीवियर पेन इन द साइड एंड बैक बिलो द रिब्स। जो पेशेंट है किडनी स्टोन वाला उसे पेन होगा, बहुत ज़्यादा पेन होता है, सीवियर पेन होता है। कहाँ पर प्रेजेंट रहेगा पेन? एट द साइड एंड बैक बिलो द रिब्स। ठीक है, कहाँ पर होगा? बिलो द रिब्स, रिब्स के नीचे, एंड साइड एंड बैक में। ठीक है, साइड में या फिर बैक साइड में भी पेन हो सकता है। नेक्स्ट वन इज पेन दैट स्प्रेड टू लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन। जो पेन होगा वो कैसे रहेगा? लोअर एब्डोमेन और ग्रोइन रीजन में स्प्रेड होगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज पेन ऑन यूरिनेशन। जब भी पेशेंट यूरिनेशन पास करेगा तब उसे पेन होगा। और फिर उसके बाद वन इज पिंक, रेड और ब्राउन यूरिन। जो यूरिन है उसका कलर कैसा रहेगा? पिंक, रेड और ब्राउन। ठीक है, यूरिन का कलर जो रहेगा वो पिंक, रेड या ब्राउन कलर का रहेगा। फिर उसके बाद क्लाउडी और फाउल स्मेलिंग प्रेजेंट रहेगी। जो अपीयरेंस रहेगा यूरिन का वो कैसा रहेगा? क्लाउडी अपीयरेंस रहेगा और फाउल स्मेलिंग प्रेजेंट रहेगी। फिर नेक्स्ट वन इज नॉशिया एंड वॉमिटिंग। पेशेंट को उल्टी हो सकती है। ठीक है, नॉशिया जैसा फील हो सकता है। और फिर नेक्स्ट वन इज परसिस्टेंस नीड टू यूरिनेट। पेशेंट को बार बार नीड होगी, उसे ऐसा लगेगा कि मुझे बार बार यूरिन पास करना है। ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज यूरिनेटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। जब पेशेंट को अर्ज होगी कि मुझे यूरिन पास करना है, जब वो यूरिन पास आउट करने के लिए जाएंगे तो क्या होगा? जो यूरिन है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट में आएगी। ठीक है, जितना नॉर्मल अमाउंट रहना चाहिए नॉर्मल अमाउंट में ना रह के बहुत स्मॉल अमाउंट में यूरिन पास होगी। ये सारे साइन एंड सिम्टम्स पेशेंट में प्रेजेंट रहेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट वन इज डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हमें पेशेंट की हिस्ट्री लेना है। हिस्ट्री में हम पेशेंट की फैमिली हिस्ट्री लेंगे कि जो पेशेंट है वो उसकी किसी जो पेशेंट है उसकी फैमिली में तो किसी को किडनी स्टोन नहीं था। फिर उसके बाद हम डाइटरी हिस्ट्री ले सकते हैं। पेशेंट से हम पूछ सकते हैं कि आप कैल्शियम रिच डाइट, फॉस्फेट रिच डाइट, मतलब आप इस टाइप की कोई डाइट तो नहीं ले रहे हैं जिसमें इस टाइप के मिनरल्स की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा रहे। ठीक है, हमें डाइट हिस्ट्री लेना है। फिर उसके बाद हमें पेशेंट से पूछना है कि आपका किसी प्रकार का ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम तो नहीं है। ये सारा हमें डिसीज कंडीशन पता करनी है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे? हम पेशेंट का इंस्पेक्शन करेंगे, फीवर तो नहीं है, चिल्स तो नहीं। फिर उसके बाद हम जो पेन है वो आइडेंटिफाई करेंगे। क्या होता है, जो किडनी स्टोन वाले पेशेंट रहते हैं उनमें फ्लैंक पेन प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सीवियर फ्लैंक पेन रहता है। और नॉशिया वॉमिटिंग तो नहीं है। पाल्पेशन करके देखेंगे कि टेंडरनेस तो नहीं है। ये सारा हमें फिजिकल एग्जामिनेशन में आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद सीबीसी करवाना है हमें पेशेंट का। ठीक है, सीबीसी इज़ अ कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट। इसमें हम पेशेंट का जो भी देखेंगे, कंप्लीट ब्लड काउंट करेंगे। इसमें देखना है कि न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज हो रही हैं या जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हमें रीनल फंक्शन टेस्ट करवाना है। रीनल माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करवा सकते हैं जिसमें हम रेड ब्लड सेल्स, बैक्टीरियल, ल्यूकोसाइट्स, ये सब आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूरिन में। ठीक है, कितना अमाउंट में प्रेजेंट। फिर उसके बाद हम सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन में हम जो भी स्टोन है वो किस जगह पर हो रहा है वो पूरा आइडेंटिफाई करने के लिए सीटी स्कैन करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंट्रावीनस पाइलोरोग्राम। ये टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है। पाइलोरोग्राम, इंट्रावीनस पाइलोग्राम भी एक एक्सरे जैसा टेस्ट होता है। इसमें भी हम जो किडनी स्टोन है उसका जो इमेज है वो आइडेंटिफाई करते हैं किस जगह पे किडनी स्टोन हो रहा है, उसका साइज कितना है, वो सब कुछ। नेक्स्ट वन इज अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, यूएसजी करेंगे जो भी लोकेशन है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद हम स्टोन एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, स्टोन एनालिसिस हम क्यों करेंगे?
यही आइडेंटिफाई करने के लिए कि किस टाइप का स्टोन फॉर्म हो रहा है, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन है, स्ट्रूवेट स्टोन है, यूरिक एसिड स्टोन हो रहा है, किस प्रकार का स्टोन है वो आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्टोन एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में हम सबसे पहले देख लेते हैं, यदि पेशेंट को कैल्शियम स्टोन फॉर्म हुआ है तो हम पेशेंट को पोटेशियम सिट्रेट ये देते हैं, ठीक है। अगर मतलब हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जिस प्रकार का पेशेंट को स्टोन फॉर्म हुआ है हम उस प्रकार का मेडिकेशन देके उस चीज़ को ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन अगर पहले आइडेंटिफाई नहीं हुआ है कि पेशेंट को कौन सा स्टोन है, किस टाइप का स्टोन है, तो तब हमें कौन सी मेडिसिन देना है, स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स देंगे हम उस कंडीशन में, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन वगैरह हो रहा है उसे रिड्यूस करने के लिए एंटीएमेटिक्स देंगे। यदि पेशेंट को नौशिया वॉमिटिंग हो रही है तो डायूरेटिक्स देंगे ताकि जो भी यूरिन है वो उसका आउटपुट इंक्रीज कराने के लिए। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देंगे। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्या करती हैं, एसिड का सिक्रीशन कम करती हैं, ठीक है। ये सारी मेडिकेशंस हम कब देंगे, जब अगर ये मेडिकेशंस भी हमें देना है, लेकिन यदि हमारा जो आइडेंटिफाई हो चुका है कि जो पेशेंट है उसे किस टाइप का स्टोन है, तो उस कंडीशन में हम स्टोन के अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन देते हैं। जैसे यूरिक एसिड स्टोन हो रहा है तो हम पेशेंट को एलोप्यूरिनॉल दे सकते हैं। सिस्टीन स्टोन हो रहा है तो पेनिसिलामिन दे सकते हैं। स्ट्रूवेट स्टोन हो रहा है तो सिफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हमें मैनेजमेंट करना है पेशेंट। ये पूरा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट था। अब इसके बाद हम सर्जिकल मैनेजमेंट देख लेते हैं। सर्जिकल मैनेजमेंट में जो हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं, फर्स्ट एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। यह प्रोसीजर कैसे परफॉर्म की जाती है, इसमें क्या होता है, जो भी वेव्स हैं, वेव्स की हेल्प से क्या करेंगे, जो भी स्टोन का फॉर्मेशन हुआ है उस स्टोन को हम वेव की हेल्प से ब्रेक डाउन करते हैं, और फिर ब्रेक डाउन होने के बाद क्या होता है, यूरिन के थ्रू वो जो भी स्टोन का प्रोडक्ट रहेगा वो यूरिन के थ्रू निकल जाता है। फिर नेक्स्ट वन इज यूरेट्रोनोस्कोपी। यूरेट्रोनोस्कोपी में भी हम क्या करते हैं, भी स्टोन है वो यूरेटर में स्टक हुआ है तो उसका एक थिन टेलीस्कोप लिया जाता है जिसे यूरेट्रोस्कोप कहते हैं, और उस यूरेट्रोस्कोप को हम यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है, और फिर वहां पर जाकर जो भी स्टोन स्टक हुआ रहता है उसे वहां से क्या कर देते हैं, रिमूव किया जाता है। फिर नेक्स्ट वन इज परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियोटॉमी। परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथियोटॉमी में भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इस कंडीशन में भी क्या होगा, एक जो थिन टेलीस्कोप रहता है इंस्ट्रूमेंट जिसे नेफ्रोस्कोप कहते हैं, उसे हम क्या करते हैं, जो किडनी है उसमें इंसिशन करके इंसर्ट करते हैं, और फिर जो भी फिर आइडेंटिफाई किया जाता है किस जगह पर स्टोन है, और फिर उस स्टोन को ब्रेक डाउन करके स्मॉल पीसेस में निकाला जाता है, ठीक है, यूजिंग। नेक्स्ट वन इज नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस इसका क्या नर्सिंग डायग्नोसिस बन सकता है, इम्पेयर्ड यूरिनरी एलिमिनेशन रिलेटेड टू रीनल कैल्कुलाई ऑब्स्ट्रक्शन। के बाद आप हाइपरथर्मिया का नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं, हाइपरथर्मिया रिलेटेड टू इन्फेक्शन। और उसके बाद आप पेन का नर्सिंग डायग्नोसिस भी बना सकते हैं, ठीक है। कैसे बनेगा, एक्यूट पेन रिलेटेड टू रीनल कैल्कुलाई। न्यूट्रिशन इम्बैलेंस का भी नर्सिंग डायग्नोसिस बना सकते हैं, जैसे कि इम्पेयर न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनएडिक्वेट इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। ये सारे नर्सिंग डायग्नोसिस आप लोग बना सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रीनल कैल्कुलाई। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और यदि आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।